सबसे पहली चीज आप लोग को बताता हूं मैं कि हम लोग की पहली क्लास है 11वीं क्लास की, और केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती होगी, कुछ लोगों को थोड़ी सी बुरी लगती होगी, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लगती होगी। तो जिसको अच्छी लगती है उसको और अच्छी लगने वाली है, जिसको मुश्किल लगती है उसको आसान लगने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर हम लोगों के पास जो है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। किसी भी चीज को जब स्टार्ट किया जाता है तो कुछ चीजें हमें ख्याल रखनी पड़ेंगी। किसी भी काम को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीजें जो हमें ख्याल रखनी है वो क्या क्या होती हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। फैकल्टी आप लोगों के सामने है, साइंस की फैकल्टी हम लोगों के पास है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जतिन सर रहेंगे आपके पास फिजिक्स में, ठीक है, ओएस सर रहेंगे मैथ्स में, और अमीर सर हैं बायोलॉजी के लिए, और मैं हूं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जरा और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो पहली चीज समझिए जरा कि हमारे पास जो केमिस्ट्री रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री में हम लोग के पास क्या क्या चीजें रहेंगी और किस तरह से उसको स्टार्ट करना है। अगर किसी भी बच्चे से, नॉर्मल किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि केमिस्ट्री में इंट्रेंस के लिए सबसे ज्यादा क्या आएगा, तो ज्यादातर बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादातर बच्चे बताएंगे। अगर आप लोग भी पेपर देखेंगे तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आ रही है। लेकिन अगर हम नीट का और जेई का कंपैरिजन करते हैं केमिस्ट्री के लिए, तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो केमिस्ट्री होती है हमारे पास वो होती है फिजिकल। दूसरी आती है हमारे पास इनऑर्गेनिक, और तीसरा हमारे पास होता है ऑर्गेनिक। तो ये तीन पार्ट्स में हम लोग की केमिस्ट्री 11वीं और 12वीं की डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अगर हम बात करते हैं नीट की, तो नीट में जो हाईएस्ट पोर्शन है वो इनऑर्गेनिक लेके जाता है। हाईएस्ट पोर्शन हमारे पास इनऑर्गेनिक है जो कि लेकर जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट से जब पूछा जाएगा कि कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा आता है, तो वो या तो ऑर्गेनिक को बताएंगे या फिजिकल को बताएंगे। इनऑर्गेनिक को कोई भी नहीं बताता। इनऑर्गेनिक में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, हाइड्रोजन आता है हमारे पास, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सारे एलिमेंट्स जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास जाते हैं इनऑर्गेनिक में। अगर हम बात करते हैं जेई की, तो जरा देखिए ये डिफरेंस है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता कि इनऑर्गेनिक हाईएस्ट परसेंटेज ऑक्यूपाई करता है नीट के लिए, लेकिन जेई के लिए ऑर्गेनिक है जो कि सबसे ज्यादा पोर्शन एक्वायर करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोर्शन जो एक्वायर कर रहा है हमारे पास जेई के लिए वो हमारे पास ऑर्गेनिक है। तो पहला जो डिफरेंस हो गया केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए नीट और जेई के लिए, वो यही है कि जो पोर्शन है हमारे पास वो अलग अलग है। अब बात करते हैं दो चीजों की। पहली चीज है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, और दूसरी चीज है कि हमें एंड कैसे करना है। ये दो चीजें हैं, जो भी काम स्टार्ट होगा वो एंड पे पहुंचाना जरूरी होता है। हर इंसान, कामयाब इंसान के पीछे ये दो चीजें जरूर होती हैं कि उसको पता है कि काम कैसे स्टार्ट करना है, और दूसरी चीज जो उसको पता है कि उनको खत्म कैसे करना है। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। तो स्टार्ट जब हमें करना है तो वो उसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। उन बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, इनमें डिफरेंस है। अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो अगर किसी भी इंसान को, किसी भी स्टूडेंट को ये डिफरेंस नहीं पता कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। दूसरे स्टेप में, ये बेसिक का पहला स्टेप है, उसके बाद दूसरे स्टेप में उसको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और इसी तरह से फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड है। ये सारी चीजें उसको पता होना चाहिए। हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग फिक्र मत करिएगा, बेसिक से लेकर एंड तक हर चीज पढ़ेंगे।
ट्रिक भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो इसलिए फिक्र की बात नहीं है, सारी चीजें यहाँ सिखा दी जाएंगी। तो एंड से पहले हमें क्या करना होता है, जब हम फाइनल पोजीशन पे आएंगे तो हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे पास, हमारी जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, हमारा जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को खत्म कर चुके हैं तो समझ जाइएगा कि अब हम एंड पॉइंट पे आ चुके हैं। और यही एंड पॉइंट अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए या नीट की बात करी जाए तो वो नीट का लास्ट पॉइंट है। तो हम लोग अभी यहां आते हैं स्टार्टिंग पे और स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जो कि हमारे पास है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जब भी किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करना है, सबसे पहले यहां हमें टॉपिक लिखने होते हैं। यहां टॉपिक लिखिए, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। उसके बाद हमें देखना है कि इसमें से सब्जेक्टिव पोर्शन कौन सा है जो हम लोगों के एग्जाम्स में आ सकता है। उसके बाद हमें कॉम्पिटिटिव लेवल की चीजें देखनी है कि कौन कौन सी चीजें कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हमारे पास जरूरी हैं। तो पहला चैप्टर जरा डाल लीजिए आप लोग, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि ये क्लास लाइव है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा तेज करें इसमें, ताकि जो बच्चा अभी ये देख रहा है उसको ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी आप लोग ये लिखिए जरा जल्दी से। किसी भी चैप्टर में और किसी भी सब्जेक्ट में जब भी हम पढ़ाई करेंगे, पहले उस चैप्टर के टॉपिक लिखने हैं। 9-10 जैसे अगर पढ़ाई करोगे तुम लोग तो तुम लोग के कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। ये अलग क्लास है, अलग तरीके से करनी पड़ेगी और इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी हमें करनी पड़ती है। ठीक, तो सबसे पहले हमें टॉपिक लिखने हैं। सब्जेक्टिव के लिए हमें क्या क्या करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा जब 11th में आया है तो उसको सिर्फ कंपटीशन करना है, उसको 11th का टेस्ट भी देना होगा, उसको 12th का एग्जाम भी देना है। तो इसलिए हमें सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी हमारी अच्छी होनी चाहिए और कंपटीशन लेवल के लिए भी हमारी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज है हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, वो आती है हमारे पास मैटर। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर किसे कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, तो उसको हम मैटर बोल सकते हैं। अब यहां हमारे पास आता है कि मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास फिजिकली और दूसरा होता है हमारे पास केमिकली। अगर बात फिजिकली की करी जाती है तो फिजिकली के लिए हमारे पास सबसे पहला होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। याद रखिएगा इसमें जो दो स्टेट हम लोग को 9th क्लास में पढ़नी थी, जिसको बीईसी बोला जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और प्लाज्मा बोला जाता है, वो हमें यहां नहीं पढ़नी होती हैं। वैसे हमें ये भी नहीं पढ़ना होता, सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए हमें ये याद होना चाहिए। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो केमिकल है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्योर कौन से होते हैं और इम्प्योर कौन से होते हैं। तो अगर बात प्योर की करी जाएगी तो हमारे पास प्योर में सबसे पहला आ जाता है एटम, दूसरा आता है हमारे पास मॉलिक्यूल और तीसरा आता है हमारे पास एलिमेंट। याद रखिएगा कि ये तीन सब्सटेंसेस हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट। अभी हम लोग देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। दूसरी चीज हमारे पास आती है इम्प्योर, जिसमें पहला आता है सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और दूसरा आता है हमारे पास मिक्सचर। तो मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, फिजिकली और केमिकली। अगर बात फिजिकली की करी जाएगी तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, और अगर केमिकली की बात करी जाएगी तो प्योर, इम्प्योर होता है। प्योर हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और एलिमेंट हो सकता है। एटम कंपाउंड हमारे पास प्योर में ही आता है, ठीक है, प्योर में ही आएगा। इम्प्योर में हमारे पास सॉल्यूशन आता है, मिक्सचर, यहां कंपाउंड भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, अच्छा, पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
डेफिनेशन देखते हैं, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्या इनमें डिफरेंस होता है, कौन सी चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी, सारी चीजें देखते हैं हम लोग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, बहुत सारे बच्चों को यहाँ दिक्कत रहती है। क्या है वो सबसे पहली चीज? वो सबसे पहली चीज है हमारे पास एटम्स, दूसरी चीज आती है हमारे पास मॉलिक्यूल, और तीसरी चीज आती है हमारे पास एलिमेंट। बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज समझते हैं कि हमारा जो एटम होता है वो क्या होता है। तो एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच may or may not exist freely। वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि अकेला मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी, उसको हम बोलते हैं एटम। एग्जाम्पल देखते हैं जरा जल्दी से कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एटम का एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। जो भी सिंगल पार्टिकल होता है, जब अकेला कोई भी पार्टिकल होगा तब हम बोल देंगे कि वो क्या है हमारे पास, एटम्स। दूसरी चीज आती है हमारे पास मॉलिक्यूल। व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तब जो चीज बनती है उसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है। कार्बन है, कार्बन जब कंबाइन हो जाएगा C4 बना देगा, O2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, P4 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है कि एटम्स आर atoms atoms are more reactive than molecules। मॉलिक्यूल से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एटम्स। दूसरा पोर्शन हम इसी से रिलेटेड लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर मोर रिएक्टिव, मोर स्टेबल देन एटम्स। एटम से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्वेश्चन आ चुका है बेटा ये एंट्रेंस में आप लोगों के, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज O3 O2 O। ये मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, मोस्ट रिएक्टिव। समझ में आती है बात? तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम सिंगल पार्टिकल होता है, अकेला होता है, अकेला होता है, अकेले हैं सब, ठीक। मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज्यादा एटम्स हमारे कंबाइन हो जाते हैं तब हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब बात आती है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट कहते हैं जब लाखों करोड़ों अरबों एटम्स मिल जाते हैं एक से, जब सेम एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा एलिमेंट है। तो ये होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की, एलिमेंट। मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ ओनली सेम काइंड ऑफ एटम्स। एक ही तरीके के एटम से मिलकर अगर बनता है तब हम उसको बोलते हैं एलिमेंट। टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस तरीके की पीरियोडिक टेबल में होते हैं, इस तरीके की पीरियोडिक टेबल में होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल अभी हम लोग याद करेंगे आज ही, ठीक है।
मॉलिक्यूल सेम और डिफरेंट दोनों से बना हो सकता है। अभी हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। मॉलिक्यूल हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल है कि मॉलिक्यूल भी तो एटम से ही मिलकर बना है, सेम। अब जरा समझो, पहली चीज ये कि ये जो होता है वो सब्सटेंस है। मतलब जब वो बहुत सारे एटम्स मिल गए तो उन्होंने एक सब्सटेंस बना दिया, मान दिया गोल्ड। लेकिन उसका जो पार्टिकल होगा एक, उसको हम मॉलिक्यूल या एटम बोल सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसको मैं जरा समझिए। ये एटम है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। ये एलिमेंट है। समझ में आई बात? एक सिंगल पार्टिकल होगा एटम, मॉलिक्यूल, और ये पूरा सब्सटेंस जो होगा एक। ये पार्टिकल नहीं होता, एलिमेंट पार्टिकल, ये सब्सटेंस होता है। समझ में आई बात? लिखो उसको जल्दी से, शाबाश सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। और हम लोग, एक मिनट सर। अच्छा यहाँ एक चीज और याद रखिएगा कि हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ये सेम तरीके के एटम से मिलकर बनता है। मतलब O2, O3, S8। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में दो अलग अलग एटम्स होते हैं, C अलग है, H अलग है। क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। दोनों में डिफरेंस पता चल गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अब जरा देखिए, हमारे पास ये होती है हमारी पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में ये पोर्शन हमारे पास होता है एस ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, और ये होता है एफ ब्लॉक। क्या? आगे की क्लासेस में हम लोग इनको ये भी देख पाएंगे ट्रिक के साथ कि इनको कैसे हम याद कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आता है। उससे पहले हम लोग एक ट्रिक देखते हैं आज, वो है सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई ना कोई जैन कार जीतेगा। जैन तक याद रखना है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई ना कोई जैन, जैन तक याद रखना है। ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 21 से लेकर 30 तक। अभी तक हम लोगों ने 20 तक एटॉमिक नंबर याद किए थे। आज हम लोग करेंगे 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई ना कोई जैन कार जीतेगा नहीं याद रखना, सिर्फ हमें इतना याद रखना है। ये है हमारे पास पहला एलिमेंट, नाम है इसका स्कैंडियम। दूसरा एलिमेंट आता है हमारे पास टाइटेनियम। वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये हमारे पास है 21 से लेकर 30 तक। इसी तरह से हम जब केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमारे लिए केमिस्ट्री आसान होगी। केमिस्ट्री बड़ी आसान होती है अगर हम उसको ट्रिक से याद करें। अब जैसे ये है, कुछ बच्चे इसको लिखेंगे फिर भूल जाएंगे, हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब हमें करना क्या है? अब हमें पहले इसको लिख लो जरा जल्दी से तुम लोग। सर आपने वो याद करने का क्या बताया था? सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर
कोई ना कोई जेन। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 118 आते हैं। टोटल ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल 4 हैं। एस, पी, डी, एफ। हो गया। हो गया सर। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 हैं, ये बात याद रखिएगा। अब जरा समझिए, पहला लेवल हमारे पास हो गया। लेवल फर्स्ट में हमारे पास जो केमिस्ट्री जिसको बिल्कुल नहीं आती थी, लेवल 1, ठीक है, उसमें हमारे पास होता है कि हमें पता होना चाहिए एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। लेवल फर्स्ट था जो हम लोगों ने पास कर लिया। किसी को इससे रिलेटेड कोई चीज पूछनी हो तो बताइए। ये दोनों पुराने बच्चे हैं इसलिए इनसे मैं पूछ नहीं रहा हूं, ठीक है, इनको क्योंकि क्लियर होगा। क्लियर है ना? ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? हाँ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अच्छा, लेवल सेकंड पे आते हैं। अच्छा, लेवल जैसे जैसे आगे जाएगा हल्का सा मुश्किल होगा, लेकिन जिसका पिछला लेवल क्लियर है उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेवल सेकंड पे आते हैं। लेवल सेकंड में हमारे पास सबसे पहली चीज आती है एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज होती है एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तीसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। चौथी चीज फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्या होता है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अगर किसी ने ये 2 लेवल पास कर लिया आज, इसका मतलब उसने 5 दिन की पढ़ाई कर ली, क्योंकि ये चीजें 5 दिन कम से कम लेती हैं। अब जरा समझते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगर हम एटम को ड्रॉ करते हैं तो एटम की जो शक्ल होती है वो कुछ इस तरह की रहती है। इसमें सबसे अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो ये न्यूक्लियस हमारे पास होता है और यहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द शेल्स। शेल में रिवॉल्व करता है। ये शेल है, ये पहली शेल है जिसको हम के बोलते हैं। फिर होती है हमारे पास एल, फिर आती है एम, उसके बाद आएगी एन, उसके बाद आएगी ओ। अल्फाबेटिकल चलती है, के एल एम एन ओ पी, इस तरह से चल सकती है। ठीक है, लिखो जल्दी से, बहुत तेज है इसको। ऑनलाइन वालों बच्चों बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों के? चैट में बता सकते हैं आप लोग। यस सर। ठीक है बेटा, अब जरा समझिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है ये एटॉमिक नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर ये जो प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, याद रखिएगा, ये निगेटिव चार्ज होते हैं, और ये होते हैं हमारे पास न्यूट्रल। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये कितने हैं एटम के अंदर, उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर, उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर हम प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा एटॉमिक मास। मास। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में फर्क समझ में आ गया। ये होते हैं प्रोटॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एडिशन होता है। जल्दी से लिखिए बेटा, लिख लिया? चलो अब जरा देखो, जल्दी से देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये 1 से लेकर 10 एटॉमिक नंबर है हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एक चीज बेटा मैं तुम लोगों को बता देता हूं, ऑनलाइन वाले भी याद रखो, जो ऑफलाइन बैठे हैं बच्चे वो भी, जितना पढ़ाया जाए उतना याद रखना। जो बच्चे 10th में 11th के एंट्रेंस में पढ़े थे वो ये बात जानते हैं कि जो मैंने बोला वो किया। मैंने कहा था जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना कर लेना, उसकी वीडियो चाहो तो बना लो, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना कर लेना, किसी भी एंट्रेंस में नाम आ सकता है। हुआ क्या नहीं ऐसा? पूरी की पूरी एंट्रेंस में केमिस्ट्री बिल्कुल सेम आई है, ठीक है। तो अब तुम लोगों को भी ये बात बता रहा हूं जो ऑनलाइन है, कि जितना पढ़ाया जाए उसको नोट्स बना लो, उसको रिवाइज करते रहो, उसी से किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो जरा समझते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास होता है, तो हाइड्रोजन हमारे पास होता है, और ये इनके होते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, याद रखना ये हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है। यहां इसका 11 होता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहां हम सर इसके 20। एटॉमिक 40 हो गया, 20। यहां हम इसके एटॉमिक मास लिखते हैं अब 23, 24, 27, ये इधर जो लिखा है वो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और इधर लिखा है हमारे पास एटॉमिक एटॉमिक मास। मास। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमारे पास हो गई ये। अब मान लीजिए हमसे कहा जाता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास याद रखने के लिए हमें करना पड़ता है कैलकुलेट। मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए मान लीजिए हमसे कहा जाता है CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। मॉलिक्यूलर मास तो कैसे करेंगे जरा समझते हैं। सबसे पहले कार्बन का लिखा मास तो हो गया 12, कार्बन का मास यहां से कितना है 12 है, प्लस का साइन लगाते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 12 2 है और इसका मास है 16, ऑक्सीजन का मास हमने 16 यहां से लिखा है। इसको करेंगे तो 12 प्लस का 32, और ये बन गया हमारे पास 44 AMU। तो ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास किसका, CO2 का। दूसरा आता है हमारे पास H2S। क्या कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इसका 2 लिखा इंटू 1 लिखा 16, 32 किया, ये हो गया 12 प्लस का 32, आंसर हो गया 34 AMU। यूनिट होता है इसका एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इस एटॉमिक मास यूनिट को हम सिर्फ U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जल्दी से निकाल के दिखाइए बेटा कितना होगा इसका मॉलिक्यूलर मास।
जल्दी से निकाल के दिखाइए बेटा सब लोग, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इनका। ठीक है, चलो अब जरा देखो, HNO3 का कितना हो जाएगा 63, इसका आएगा 34, इसका आएगा 40, इसका बताओ बेटा जल्दी से कितना आ रहा है 102। बहुत बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। अब जरा देखिए हमारे पास क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं हमें, कैसे करेंगे जरा समझते हैं। सबसे पहले हम इनका एटॉमिक नंबर याद रखते हैं। इनका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 है, इसका होता है 20, इसका होता है 17 और इसका होता है हमारे पास 16। अब यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब 11 ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हमारे पास कितना बचा 10। इसने दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए क्योंकि यहाँ दो बने हैं, 18 हो गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसका मतलब 18 इसके पास भी हो जाएंगे। समझ में आई बात, कोई परेशानी? अच्छा, अब मान लीजिए हमसे कहा जाता है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO एंड H2S। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, वो क्या होगी जरा समझिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर न्यूट्रल एटम, जिसके ऊपर चार्ज ना हो उसके लिए, फॉर न्यूट्रल एटम। समझ में आई बात? अब क्या करेंगे जरा समझिए। CO, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 6, प्लस का साइन लगाएंगे। इसका कितना है 8, आंसर हो गया 14। ये हमारे पास प्रोटॉन्स हो गए और यही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम कहते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। अगर चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, जैसे वो था। इस चार्ज को हम बोलते हैं आयन। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तब हम इसको बोलते हैं एनाइन, और अगर निगेटिव चार्ज होता है तब हम इसको बोलते हैं कैटाइन। ठीक है, लिखिए जल्दी से। हो गया, समझ में आ गई बात? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कितने आ गया, इसका आंसर निकाला सबने, इसका कितना आ रहा है 18 आ रहा है ना। ठीक, 18। ठीक। अब जरा देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में कि हमारे पास ये था सॉल्यूशन। याद रखिएगा पहले चैप्टर से ज्यादातर चांसेस होते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, जो हम लोग के एंट्रेंस के लिए है वो भी इसका हाई लेवल है, और जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं हमारे पास, मतलब फाइनल एग्जाम होते हैं 11th क्लास के, उसके लिए भी हमारे पास इसी से उठता है। तो पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हम बनाते हैं सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनाते हैं हम सॉल्यूशन। मान लीजिए कि हमारे पास ये लिक्विड है, ये शुगर है,
तो जो शुगर होती है इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और ये जो हमारा वाटर होगा हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है और शुगर है हमारे पास सॉल्यूट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फिक्स्ड amount of solvent is called concentration। उसको क्या बोल दिया जाता है? कंसंट्रेशन बोल दिया जाता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर हम बोलते हैं, इसका मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूट है, मतलब जिसमें एसिड ज्यादा है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट बोलते हैं जिसमें पानी ज्यादा होगा, केमिकल कम होगा। समझ में आई बात? तो कंसंट्रेशन कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन हमारे पास होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर हो। हम लोग इस चैप्टर में कंसंट्रेशन को कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन को निकालने के लिए concentration can be measured by, किन किन तरीके से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं वो देखते हैं। पहला होता है हमारे पास मास परसेंटेज, दूसरा होता है हमारे पास वेट परसेंटेज, तीसरा होता है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा होता है हमारे पास मास पर वॉल्यूम, पांचवा होता है हमारे पास मोलैरिटी, छठा होता है हमारे पास मोलेलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। नॉर्मेलिटी, इनका कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों चीजें हम लोग की अगली क्लासेस में आएंगी, इसलिए आप लोग इसको रिवाइज करिएगा अभी सिर्फ जो जो चीजें पढ़ चुके हैं आज। मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, फॉर्मेलिटी, ये 10 चीजों से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पीपीएम होता है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, देखिए इसको जल्दी से। बेटा इन टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये एक साथ पढ़ने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम्स के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी। ठीक है, इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक ये है, एक मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में मतलब नहीं आता, आसान सवाल है, अगर किसी का सेशनल होगा तो उसमें आ सकता है, और नीट और जेई में भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा कि पहले यहाँ टॉपिक लिखने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें उस चैप्टर में पढ़ने हैं वो लिखिए। ठीक, अच्छा ये पहले नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि पहले जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें तो नहीं पता ना कि कौन कौन से टॉपिक है, तो ये हम लोग ने अब लिखा, तो पहले हमने लिख लिया मैटर। ठीक, अब हमने पढ़ लिया ना मैटर, उसको लिख लिया। इसी तरह से फिर हमने कंसंट्रेशन लिख लिया, जो जो टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं वो लिख लेंगे। अब इससे क्या होगा आसानी, इससे हमारी बात की नहीं आसानी होगी, क्योंकि चैप्टर हमारे पास है तो हमें यहां पता है कि कौन सी चीज कहां आएगी। ठीक, जब हम रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। फिर हमारे पास सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है ये टीचर बताएगा आपको। उसके बाद कंपटीशन से किस टॉपिक से कब क्वेश्चन आया है ये हमें एक ही चीज लिख लेनी है, एक ही जगह। अगर हमारे पास ये चीज होगी तो हमारे लिए आगे के चैप्टर्स बहुत आसान हो जाएंगे सारे।
ठीक है, और जो चीजें होंगी मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो भी बहुत आसान हो जाएंगे। एटम्स किसे कहते हैं? सिंगल पार्टिकल होता है, जो अकेला पार्टिकल होगा उसको एटम बोल दिया जाएगा। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास दो तरीके के होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और यहाँ हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा, एलिमेंट किसे कहते हैं वो देखा था। यहाँ हमने ट्रिक देखी थी जिससे हम याद कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई ना कोई जैन कार्ड जीतेगा, हमें याद रखना था। उसके बाद हमारे पास यहाँ एटम्स मॉलिक्यूल्स आते हैं। लेवल फर्स्ट ये लीवर हो गया है, ठीक है। लेवल सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ना था, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद हमने यहाँ एटॉमिक नंबर देखा, कैसे याद कर सकते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास देखा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा क्योंकि ये यूज बहुत ज्यादा होगा बाद में। उसके बाद हमने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद प्रोटॉन्स कैसे निकाल सकते हैं वो भी देखा, ठीक है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, सॉल्यूशन देखा। और कंसंट्रेशन कैसे कहते हैं, कंसंट्रेशन के निकालने के मेथड्स देखे। तो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है, कल की क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी आप लोगों ने आज पढ़ी हैं उनको रिवाइज कर लिएगा ताकि हम लोग को आसानी हो जाए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज और अच्छी अल्लाह तरह। हाफिज सर। सब सही आ रही है? यस वी आर लाइव ऑन यूट्यूब, यस वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। शुरुआत करते हैं। हेलो बच्चों, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि कल सेशन हम लोगों ने कर रखा था और आप लोगों के लिए खास ना जुनून बैच, स्पेशली फॉर नीट जेई ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, जुनून बैच लेकर के आए थे और जिसका कल एक कंप्लीट फीचर्स लॉन्च किया गया था। आज हम उसके लिए बताते चले कि हम लोग ने सेशन को लाइव करने के लिए कहा था, तो प्लानिंग ये है कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम उसको प्रीमियर कर दें और शाम के टाइम में करें ताकि आप वीडियोस को देख सके। जितने भी 5 दिन का ये डेमो बैच हम लोगों ने कंप्लीटली फ्री रखा है, 5 days डेमो बैच विद दिस एक्सपीरियंस फैकल्टीज। इतने शानदार एक्सपीरियंस फैकल्टीज से आप पढ़ने का मौका है। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और बैच को अगर ज्वाइन करना तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3,000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कोई कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, तो आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, ठीक है। आज से क्लासेस शुरू है। 5 दिन का फ्री डेमो है, 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में, इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन। जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है और नीट और जेई की ये शानदार टीम है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं जल्दी, शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कांटेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना।
तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं। और ये फीस जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ये। अब -5000 सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। सेम 3000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3000 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज।